नमस्कार, मैं वीरमदेव, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बूंदी। आज के इस कालांश में हम अध्ययन कर रहे हैं बीए पाठ प्रथम वर्ष, विषय हिंदी साहित्य, इकाई प्रथम। जायसी द्वारा रचित पद्मावत के मानसरोवर खंड के पद नंबर 4 की हम व्याख्या कर रहे हैं। सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी खेस मुकलाही, शशि मुख अंग मलिय गिरि बासा, नागिन झांपी लीन चौंग पासा, ओ नई घटा परिजग छाहा, शशि के शरण लीन जौ राहा, छपिगे दिन ही भानु के दशा, ले ही निस नखत चांद पर गसा, भूमि चकोर दीठी मुकलावा, मेघ घटा म चंद देखावा, दसन दामिनी कोकिल भाकी, भोए धनुक गगन ले राखी, नैनन खंजन दुई के लिकर करे ही, कूच नारंग मधुरस लेही, सरवर रूप विमोहा हिये हिलोरे लेही, पाँव छुए मक पाओ एही मिस लरही देही। प्रस्तुत अवतरण में जायसी ने पद्मावती के स्नान का, उसके रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। तो देखते हैं सबसे पहले संदर्भ में लिखना है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका भक्ति काव्य के अंतर्गत आए हुए भक्ति काल की द्वितीय काव्य धारा, जो भक्ति काल की द्वितीय उपशाखा है प्रेम मार्गीय शाखा, उस प्रेम मार्गीय शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत के मानसरोवर खंड से अवतरण संकलित किया गया है। प्रसंग: प्रस्तुत अवतरण में रानी पद्मावती का जो रूप सौंदर्य है उसकी इसमें सुंदर छटा व्यक्त हुई है। रानी पद्मावती जब अपना केश का, अपने बालों का जुड्डा खोलकर जब स्नान करने लगी तो उसके बाल कैसे प्रतीत हो रहे थे और वहाँ कैसा प्राकृतिक सौंदर्य बन गया, वहाँ का दृश्य कैसा लग रहा था, और रानी पद्मावती के अन्य अंग प्रत्यंगों का इसमें सुंदर परिपाक वर्णन पद्मावती के सौंदर्य का जायसी ने प्रस्तुत किया है। व्याख्या: सरोवर तीर पद्मिनी आई। सारी सखियां मानसरोवर के किनारे पहुंच गई थी। अब रानी पद्मावती स्नान करने के लिए उस मानसरोवर के किनारे पर आई, पहुंच गई, आ गई। खोपा छोर केस मुकलाई। रानी पद्मावती ने अपने घने घन घोर काले बालों का बना हुआ खोपा जुड्डा छोरी खोलकर केस मुकलाई, वह अपने केस को, अपने बालों को धोने लगी। जैसे ही रानी पद्मावती ने अपने घने घनघोर काले बालों का जो जुड्डा था, जो खोपा था, उसे खोला, उसके बाद रानी पद्मावती कैसे प्रतीत हो रही है उसका वर्णन इसमें किया है। शशिमुख, उन काले घने गहराले बालों के बीच रानी पद्मावती का जो मुख था, शशिमुख, शशि चंद्रमा, उनका मुख चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहा था। मलय गिरिबासा, और उनके अंग अंग से जैसे मलयज पर्वत पर सुगंधित, शीतल मंद सुगंधित जो खुशबू लहर आती रहती हैं, उसी प्रकार की जैसे ही रानी पद्मावती ने अपने बाल खोले तो अपने अंग प्रत्यंगों की जो खुशबू थी वह चारों ओर फैल गई। नागिन झांपी लीनु चौपासा, और रानी पद्मावती के जो काले घुंघराले, जो काले लंबे लंबे बाल थे, नागिन झांपी, वो ऐसे लग रहे थे जैसे मानो कोई काली नागिन हो और उसने रानी पद्मावती के मुख को अपने मुख में कैद कर लिया हो। यानी कि रानी पद्मावती के काले लंबे बाल नागिन के समान प्रतीत हो रहे थे। ओ नई घटा परी जग छाहा, जैसे ही रानी पद्मावती ने अपने काले घने बालों का जुड्डा खोला तो उन काले घने बालों के प्रभाव से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो पूरे आकाश में चारों ओर काली घन घोर घटाएं छा गई हो। शशि के शरण लीन जौ राहा, और रात्रि में दिखाई देने वाला जो चंद्रमा था
मानो उसे जनु रहा राहु नामक ग्रह ने ग्रसित कर लिया हो। यानी कि जब रात्रि में काले घनघोर घटाएं छाती हैं तो चंद्रमा दिखाई नहीं देता, वो उन घटाओं के ओट में छा जाता है। उसी प्रकार से ऐसा लग रहा था कि मानो चारों ओर काले घनघोर घटाएं छा गई हो, रात्रि प्रतीत हो गई हो और रानी पद्मावती का मुख उन काले बालों में ढक गया हो। छपगे दिन ही भानु के दशा, और दिन छपगे दिन ही भानु के दशा, भानु कहते हैं सूर्य। जिस प्रकार से रात्रि में, जिस प्रकार दिन में काली घनघोर घटाएं छाती हैं और भानु सूर्य का तेज भी उनमें छिप जाता है, सूर्य भी दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार से दिन में ही रानी पद्मावती के उन काले घनघोर घटाओं, काले बालों के प्रभाव से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वहाँ दिन में ही रात्रि जैसा वातावरण बन गया हो और सूर्य दिखाई नहीं दे रहा हो, सूर्य भी मानो छिप गया हो। ले ही निसी नखत चांद प्रगशा, और ऐसा लग रहा था रानी पद्मावती का मुख निसी नखत चांद प्रगशा, कि मानो उस निशी रात्रि में नखत नक्षत्र तारे चांद प्रगशा, चांद प्रकट आया हो, निकल आया हो। यानी कि रानी पद्मावती का मुख चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहा था और अन्य सखियों के मुख नखत नक्षत्र तारों के समान प्रतीत हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो रात्रि दिन में ही रात्रि जैसा वातावरण हो गया हो और दिन में रात्रि जैसा प्रतीत होते समय ऐसा लग रहा था कि चंद्रमा और तारे निकल आए हो। रानी पद्मावती का मुख चंद्रमा के समान और सखियों का मुख तारों के समान प्रतीत हो रहा था। भूल चकोर दिठ मुख लावा, और जो चकोर पक्षी हैं वह भी अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गया। यानी कि कहावत है कि चकवा चकवी जो पक्षी हैं उनको वरदान या श्राप हैं, श्राप ही लगे हुए हैं उनको, कि वो दिन में तो बिछुड़ते हैं और रात्रि को तो बिछुड़ते हैं और दिन में मिलते हैं, लेकिन प्रातःकाल होने की वजह से मिल नहीं पाते हैं। भूल चकोर दिठ मुख लावा, और ऐसा लग रहा था कि चकोर पक्षी भूल चकोर दिठी मुख लावा, और वो चकोर पक्षी उनको भ्रम हो गया कि दिन होते हुए दिन में भी रात्रि जैसा वातावरण कहाँ से फैल गया। मेघ घटा में चंद्र देखा, और ऐसा लग रहा था कि मानो इन काली घनघोर घटाओं के बीच में चंद्रमा दिखाई दे रहा हो। दसन दामिनी कोकिल भाकी, दसन दामिनी रानी पद्मावती के जो दसन दांत थे, दामिनी वो बिजली के समान प्रतीत हो रहे थे, चमक रहे थे। जिस प्रकार से काले घनघोर घटाओं में बिजली चमकती है उसी प्रकार से दिन में ही वो अंधेरा सा प्रतीत हो रहा था, और उस अंधेरे से प्रतीत होने में उन काले बालों के बीच में रानी पद्मावती के जो दांत थे वो बिजली के समान दिखाई दे रहे थे, चमक रहे थे। कोकिल भाकी, और रानी पद्मावती जब बोलती थी तो ऐसा लग रहा था कि मानो कोयल बोल रही हो। भों है धनुक गगन ले राखी, और काले घनघोर घटाओं के बीच में जो रेनबो यानी कि जो इंद्रधनुष दिखाई देता है, तो रानी पद्मावती के जो भौएं थी, भौं उनकी जो भौएं थी वह धनुष के समान प्रतीत हो रही थी। ऐसी उनकी भौएं तनी हुई थी, ऐसा उनका प्रतीत हो रहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि काली घनघोर घटाएं रानी पद्मावती के काले बाल हैं और आकाश में प्रकट होने वाला चंद्रमा रानी पद्मावती का मुख है, और उन घनघोर घटाओं के बीच में चमकने वाली जो बिजली है वो रानी पद्मावती के दांत हैं, और आसमान में छाने वाला जो इंद्रधनुष है वो रानी पद्मावती की दो भौएं हैं। ऐसा प्रतीत हो रही थी, ऐसा लग रही थी। नयन खंजन दु केल करही, और रानी पद्मावती के जो दोनों नयन हैं केल करही खंजन, वो खंजन पक्षी के समान प्रतीत हो रहे थे। जिस प्रकार से खंजन पक्षी आपस में क्रीड़ाएं करते हैं, एक दूसरे से मिलने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार से रानी पद्मावती के दोनों जो नयन हैं वह खंजन पक्षी के समान एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उससे प्रतीत हो रहा था। कूच नारंग मधुकर रस ले ही, और रानी पद्मावती के कूच नारंग, कूच कहते हैं स्तनों को, रानी पद्मावती के जो स्तन थे वह नारंग मधुकर रस ले ही, जिस प्रकार से मधुकर कहते हैं भंवरे को, जिस प्रकार से भंवरा नारंग जो फूल होते हैं, जो नारंगी के जो पुष्प होते हैं उनके रसों का पान कर रहा हो, उसी प्रकार से रानी पद्मावती के जो दो स्तन हैं
वह नारंगी के समान प्रतीत हो रहे हैं और उन दोनों स्तनों पर जो दो काली चिट्टियाँ होती हैं वह काले भंवरों के समान प्रतीत हो रही थी। मानो जिस प्रकार से भंवरा उन फूलों से रस पान करता है उसी प्रकार से रानी पद्मावती के दोनों स्तनों पर वो काले दो चिट्टियाँ हैं वो मधुकर भंवरे के समान प्रतीत हो रही थी। सरवर रूप विमोहा हिये हिलोर ही लेही पाँव छुए मक पाओ एही मिस लहरही देही। और जो मानसरोवर था सरवर रूप विमोहा वो मानसरोवर रानी पद्मावती के ऐसे रूप सौंदर्य को देखकर विमोहित होकर हिलोरे लेने लगा। वह इधर से उधर उसकी तरंगे लहरें आने जाने लगी। पाँव छुए मकु पाओ एही मिस लहरें लेही। और ऐसा लग रहा था कि मानो वह मानसरोवर रानी पद्मावती के पैरों को छूने के लिए पैरों का स्पर्श करने के बहाने वह हिलोरें ले रहा हो। विशेष प्रस्तुत काव्यांश में जायसी ने ठेठ ग्रामीण अवधि साफ सुथरी अवधि भाषा का प्रयोग किया है। बिंदु नंबर 2, इसमें रानी पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। धन्यवाद।